हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो दोस्तों, हम आ गए हैं लास्ट चैप्टर पे और लास्ट चैप्टर पे आने की अलग ही खुशी होती है। अब हम ख़त्म करने जा रहे हैं इस सिलेबस को। तो हमारा लास्ट चैप्टर है मॉड्यूल 3, चैप्टर नंबर 3, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। चलो करते हैं इसका क्विक रिवीजन और फिर देखते हैं कि इसमें क्या क्या एग्जाम्पल है, क्या क्या इलस्ट्रेशन है, और इसे भी फिनिश करते हैं जैसे हमने इतने सारे चैप्टर्स को किया है। तो फेमा बेसिकली जो फॉरेन करेंसीज में जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, चाहे वो बाहर से इंडिया आ रहा हो या इंडिया से बाहर जा रहा हो, तो उस पर फेमा की नज़र रहती है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आरबीआई के साथ मिलके काम करती है। तो उसके लिए क्या क्या नियम है वो है। नाउ एग्जांपल 1, पेज नंबर 11, इफ अ पर्सन रिजाइड्स इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021, देन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 द पर्सन विल बी एन इंडियन रेजिडेंट। ये तो इनकम टैक्स में भी सिमिलर प्रोविजन है कि अगर आप पिछले साल में मतलब 20-21 में 182 दिन से ज़्यादा रहे हैं तो आप इस साल 21-22 में आप रेजिडेंट कहलाएंगे। द पर्सन विल बी एन इंडियन रेजिडेंट। नाउ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, वन विल हैव टू कंसिडर रेजिडेंस ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 1920 एंड सो ऑन। और हम अगर 20-21 की बात करें तो 19-20 में उसका देखना पड़ेगा 19-20 में वो कितने दिन रहा है, तो अगले साल में माना जाएगा वो रेजिडेंट है। बहुत सिंपल सी बात थी। Page number 13, illustration 1. Mr. X had resided in India during the financial year 1920 for less than 182 days. 19-20 में ये 182 दिन से कम रहे हैं। Now he had came to India on April 1, 2020 फॉर कैरी ऑन बिजनेस। उसको 1 अप्रैल 2020 को इंडिया आना पड़ा अपना बिजनेस करने के लिए। ही इंटेंस टू लीव द बिजनेस ऑन अप्रैल 30, 2021। अब लगभग 1 साल के बाद 30 अप्रैल 2021 में वो बिजनेस ख़त्म कर रहे हैं, बिजनेस छोड़ रहे हैं एंड इंडिया हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं 30 जून 2021 को। डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस। अब इसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताइए 20-21 में क्या है, 21-22 में क्या, और जब तक वो रहा है इंडिया में, जब तक निकला है इंडिया के लिए, इंडिया से तब तक के लिए क्या है। तो देखो इसमें 3 साल हो गए 20-21, क्योंकि 19-20 में 182 दिन से कम रहा है, तो 20-21 के लिए क्या रहेगा, सॉरी, as explained in the above illustration, Mr. X will be considered as person resident in India from 1st of April 2020। 1 अप्रैल 2020 से ही वो माने जाएंगे रेजिडेंट एज रिगार्ड्स जो 21-22 के लिए फाइनेंशियल ईयर 21-22। मिस्टर एक्स वुड कंटिन्यू इंडियन रेजिडेंट 21-22 में भी, क्योंकि 1 अप्रैल 2021 से ही वो इंडिया में तो पूरे साल ही रहे हैं, है ना। 1 अप्रैल 2021 से तो रहे ही है, तो मतलब पिछला 21-22 की बात करूँ तो 20-21 में तो ये पूरा ही रहे हैं ना इंडिया में, तो इंडियन रेजिडेंट माने जाएंगे 1 अप्रैल 2021 से। इफ़ ही लिव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग up employment or for business vocation outside India or for any other person as would indicate his intention to stay outside India for an uncertain period, he would cease to be person resident in India from the date of his departure। अगर वो हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, बिजनेस करने जा रहे हैं, वोकेशन पे जा रहे हैं, कुछ ना कुछ काम करने के लिए जा रहे हैं और पता नहीं है कि वो ऐसा इंडिकेट भी कर रहे हैं कि कितने पीरियड के लिए जा रहे हैं, वो भी कंफर्म नहीं है, तो ऐसे केस में डिपार्चर के डेट तक माने जाएंगे कि वो रेजिडेंट है। इट मे बी नोटेड दैट इवन इफ मिस्टर एक्स इज अ फॉरेन सिटीजन हैज नॉट लेफ्ट इंडिया फॉर एनी दीज पर्पसेज, ही वुड बी कंसिडर्ड पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। इवन कोई मिस्टर एक्स फॉरेन सिटीजन भी और इतने दिन अगर इंडिया में रहते हैं तो वो भी रेजिडेंट माने जाएंगे इंडिया के। पर्सन रेजाइड इन इंडिया माने, दस इट इज़ द पर्पस ऑफ लिविंग इंडिया विच विल डिसाइड हिज स्टेटस। तो पर्पस ऑफ लिविंग इंडिया जो डिसाइड करेगा कि 1 जुलाई 2021 को किस लिए इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 20-21 में भी रेजिडेंट बन गए, 21-22 में भी रेजिडेंट बन गए। नाउ इलस्ट्रेशन 2, मिस्टर जेड हैड रेजाइडेड इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920। 19-20 में मिस्टर जेड जो है वो इंडिया के में रहते थे। ही लेफ्ट इंडिया ऑन 1 अगस्त 2020। 1 अगस्त 2020 को यूएस जा रहे हैं अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए 3 साल के लिए। नाउ व्हाट वुड बी हिज रेजिडेंशियल स्टेटस ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021, 21-22। 20-21 में क्या था उनका रेजिडेंशियल स्टेटस और 21-22 में क्या था।
देखो मिस्टर एक्स हैड रिजाइन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 19-20 में, तो पूरे साल ही यहाँ थे, तो 182 दिन से ज़्यादा थे। आफ्टर दैट ही हैज़ गोन टू यूएसए फॉर हायर स्टडीज, ही हैज़ नॉट गॉन आउट ऑफ स्टेट आउटसाइड इंडिया फॉर टेक अप एम्प्लॉयमेंट और फॉर कैरिंग ऑफ बिजनेस और अदर पर्पस इन सर्कमस्टांसेस एज वुड इंडिकेट हिज इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर अनसर्टेन पीरियड। ये कोई नौकरी करने जा नहीं रहे, कोई बिजनेस करने नहीं जा रहे, और इनकी इंटेंशन भी ऐसा नहीं कि वो अनसर्टेन पीरियड के लिए जा रहे, पता ही नहीं कब आएंगे, तो इसमें तो साफ साफ पता चल रहा हो 3 साल बाद आ जाएगा। अकॉर्डिंगली ही वुड बी पर्सन रेजिडेंट इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021, तो 20-21 में तो रेजिडेंट बन जाएंगे। आरबीआई हैज हाउएवर क्लैरिफाई इट्स एपी सर्कुलर, उन्होंने क्लैरिफाई किया दैट स्टूडेंट विल बी कंसिडर्ड एज नॉन रेजिडेंट, आगे के सालों के लिए वो नॉन रेजिडेंट ट्रीट किया जाएंगे। दिस इज बिकॉज यूजुअली स्टूडेंट्स स्टार्ट वर्किंग देयर टू टेक केयर ऑफ देयर स्टे एंड कॉस्ट ऑफ स्टडी, क्योंकि लोग वहाँ पे काम करना शुरू कर देते हैं अपना कॉस्ट रिकवर करने के लिए, रहने के लिए जो खर्चा होता है। फॉर द फाइनेंशियल 21-22 ही वुड नॉट हैव बीन इंडिया इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, देखो 21-22 के लिए, 20-21 में वो यहाँ था नहीं, 182 दिन के लिए ही वुड नॉट बी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। 21-22 के लिए तो नहीं है, लेकिन 20-21 के लिए वो हो जाएगा, क्योंकि 20-21 के लिए हम 19-20 में देखेंगे, और 19-20 में 182 दिन से ज़्यादा तो है ही। चलते इलस्ट्रेशन 3। Toy Limited is a Japanese company having several business until units all over the world. Toy Limited एक जापानीज कंपनी है और उसके बहुत सारे बिजनेस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। इट हैज अ रोबोटिक यूनिट विद इट्स हेडक्वार्टर इन मुंबई, उनका एक रोबोटिक यूनिट भी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में, एंड हैज अ ब्रांच इन सिंगापुर, और सिंगापुर में उनका ब्रांच है। द हेडक्वार्टर एट मुंबई कंट्रोल्स द सिंगापुर ब्रांच ऑफ द रोबोटिक यूनिट, जो हेड क्वार्टर है मुंबई का वो सिंगापुर ब्रांच के का कंट्रोल करता है, जो सिंगापुर में रोबोटिक यूनिट है। व्हाट वुड बी द रेजिडेंशियल स्टेटस, व्हाट वुड बी द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द रोबोटिक यूनिट इन मुंबई, मुंबई में जो रेजिडेंशियल रोबोटिक यूनिट है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, एंड दैट ऑफ सिंगापुर ब्रांच, और सिंगापुर ब्रांच का क्या है। मुंबई में जो हेड क्वार्टर है वो सिंगापुर ब्रांच को भी कंट्रोल करता है। ना देखो टॉय लिमिटेड बीइंग अ जापानीज कंपनी, अगर टॉय लिमिटेड एक जापानीज कंपनी वुड बी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया ट्रीट किया जाएगा। है वुड इंक्लूड, अब उसमें पर्सन में क्या क्या आ जाते हैं, एजेंसी, ऑफिस, ब्रांच, कंट्रोल बाय सच पर्सन, वो सब पर्सन में आ जाएंगे, क्योंकि इंडिविजुअल तो है नहीं, कंपनी है, तो कंपनी का तो या तो ऑफिस होगा, कोई एजेंसी होगी, कोई ब्रांच होगा। नाउ द टर्म सच पर्सन appears to refer to a person who is included in clause 1 to 6. Accordingly, robotic unit in Mumbai बीइंग अ ब्रांच ऑफ अ कंपनी वुड बी अ पर्सन, क्योंकि ब्रांच है कंपनी का मुंबई में, तो उसे हम पर्सन ट्रीट करेंगे। अब देखते हैं पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया वुड इंक्लूड, अब पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कंपनी के इसमें किसे मानेंगे, जब उसका इंडिया में क्या होगा, ऑफिस होगा, ब्रांच होगा और एजेंसी होगी, एजेंसी इंडिया में ओन्ड होगी, या कंट्रोल बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, इंडिया में तो होगी और किसी और के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा होगा। तो रोबोटिक यूनिट इन मुंबई इज ओन्ड और कंट्रोल बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, जो रोबोटिक यूनिट है मुंबई में वो किसी, उसकी जो ऑनरशिप है किसी और के पास है, कंट्रोल भी रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया मतलब जापानीज कंपनी कर रही है जो बाहर है। हेंस इट वुड बी रेजिडेंट, इट वुड बी पर्सन रेजिडेंट इंडिया, तो इसको हम कहेंगे पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, क्योंकि पर्सन में वो ब्रांच ऑफिस आ गया और वो इंडिया में मुंबई में लोकेटेड था। रोबोटिक यूनिट हेडक्वार्टर्स इन मुंबई विच इज पर्सन रेजिडेंट इंडिया एज डिस्कस, वो जो रोबोटिक यूनिट है हेडक्वार्टर है मुंबई में, उसे हम पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया बोलेंगे। कंट्रोल द सिंगापुर ब्रांच, और वो सिंगापुर ब्रांच को भी कंट्रोल करती है, हैंस द सिंगापुर ब्रांच वो भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मान लेंगे। जापान की कंपनी है, हेडक्वार्टर मुंबई है, हेडक्वार्टर मुंबई जो है वो सिंगापुर को भी कंट्रोल करती है, तो हेडक्वार्टर मुंबई तो साफ साफ दिख रहा है ये पर्सन रेजिडेंट इंडिया है, क्योंकि इसकी एजेंसी यहाँ पे है मुंबई में, और ये जिसको कंट्रोल कर रही है सिंगापुर में तो है, लेकिन कंट्रोल इंडिया से हो रही है, इसलिए उस सिंगापुर ब्रांच को भी बोल देंगे पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। Illustration 4. Miss Alia is an air hostess with the page number 15 है। Miss Alia is an air hostess with the British Airways. Miss Alia air hostess हैं British Airways में। She flies for 12 days in a month and thereafter take a break for 18 days. वो 12 दिन काम करती है और 18 दिन का ब्रेक लेती है। During the break, she is accommodated in base, which is normally the city where the airline is headquartered. उस 18 दिन के ब्रेक में वो वहीं रहती है जहाँ पे एयरलाइन का हेडक्वार्टर है। However, for security consideration, she was based at Mumbai. सिक्योरिटी कंसिडरेशन की वजह से वो मुंबई की बेस्ड है, मुंबई की रहने वाली है। तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल शी वाज अकोमोडेटेड मुंबई, भाई मुंबई में रहना ज़्यादा पसंद करे क्योंकि मुंबई की है वो,
और वो मुंबई में वो 182 दिन से ज़्यादा रही है। व्हाट वुड बी हर रेजिडेंशियल स्टेटस अंडर फेमा। अब फेमा में बताइए उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। मिस आलिया स्टेड इन इंडिया एट मुंबई बेस। मिस आलिया मुंबई में रही है बेस अपने कंपनी के बेस में फॉर मोर देन 182 डेज इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, पिछले फाइनेंशियल में 182 दिन से ज़्यादा रही है। नाउ सी इज हाउएवर एम्प्लॉयड इन यूके, वो जॉब तो करती है यूके में। सी हैज़ नॉट कम टू इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, वो एम्प्लॉयमेंट के लिए तो इंडिया आई नहीं है, बिजनेस के लिए भी नहीं आई, सर्कमस्टांसेज ऐसे हैं जो भाई, और ऐसा भी नहीं है कि वो इंडिया में अनसर्टेन पीरियड के लिए आई है। अंडर सेक्शन सच पर्सन आर नॉट कंसिडर्ड एज इंडियन रेजिडेंट इवन इफ देयर स्टे एक्सीड्स 182 डेज। ऐसे पर्सन को इंडियन रेजिडेंट नहीं मानेंगे इवन 182 दिन से ज़्यादा अगर वो रह जाते हैं। दस वाइल मिस आलिया में हैव स्टेड इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज शी कैन नॉट बी कंसिडर्ड बी अ पर्सन रेजिडेंट इंडिया, उसको हम पर्सन रेजिडेंट इंडिया नहीं मानेंगे। इफ़ हाउ एवर शी हैज़ बीन एम्प्लॉयड, अगर वो मुंबई में एम्प्लॉयड होती, ब्रिटिश एयरवेज के मुंबई ब्रांच में अगर एम्प्लॉयड होती, देन शी विल बी कंसिडर्ड अ पर्सन रेजिडेंट इंडिया, तब उसको हम बोलते हैं कि ये पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है। लेकिन उस केस में क्या वो एम्प्लॉय यूके की कंपनी में है, यूके में एम्प्लॉयड है और इंडिया भी रह रही है, तो पता नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो बिजनेस के लिए रह रही है, एम्प्लॉयमेंट के लिए रह रही है या फिर अनलिमिटेड पीरियड के लिए रह रही है। एग्जाम्पल 2 पेज नंबर 17। If an Indian resident receives bank balance of $10,000 from his uncle in London, एक इंडियन रेजिडेंट अपने बैंक में $10,000 रिसीव करने अपने अंकल से जो कि लंदन में। द इंडियन रेजिडेंट कैन नॉट होल्ड ऑन टू द फॉरेन फंड्स, जो इंडियन रेजिडेंट है उस फॉरेन फंड को होल्ड नहीं कर सकते। ही इज सपोज टू ब्रिंग बैक द फंड एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 8, तो उसको वो पैसे उसको वापस करने होंगे। फेमा की रेगुलेशन है। Example 3, an Indian resident import machinery from a vendor in UK, एक इंडियन रेजिडेंट है, मशीनरी इंपोर्ट करते हैं यूके के एक वेंडर से फॉर इंस्टॉलिंग हिज फैक्ट्री, अपने फैक्ट्री में इंस्टॉल कराने के लिए। एज पर अकाउंट्स एंड इनकम टैक्स लॉ मशीनरी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, अकाउंट के हिसाब से, इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से जो मशीनरी है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हाउ एवर अंडर फेमा इट डज नॉट अल्टर क्रिएट एन एसेट इन इंडिया फॉर द यूके वेंडर। फेमा में ये असेट क्रिएट डज नॉट क्रिएट एन असेट, वो असेट क्रिएट नहीं कर रहे हैं इंडिया में जो यूके वेंडर से आया है। इट डज नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी टू यूके वेंडर फॉर द इंडियन इंपोर्टर, और ना ही यूके वेंडर के प्रति कोई लाइबिलिटी है इंडियन इंपोर्टर के लिए। वंस द पेमेंट इज मेड द इंडियन रेजिडेंट और द यूके वेंडर नेदर ओन्स नोर इज ओन्ड एनीथिंग अदर कंट्री। हैंस अब एक बार पेमेंट हो गई तो इन दोनों के आपस में तो कुछ भी ऐसा है नहीं, कोई लाइबिलिटी नहीं, कोई एक दूसरे से वो नहीं है, कोई अलग से एग्रीमेंट नहीं है, तो हैंस इट इज अ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, तो इसको माना जाएगा करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। जो यूके का वेंडर है सिर्फ अपनी मशीनरी देने तक ही लायबल है, पैसा हो गया काम खत्म, तो कोई लॉन्ग टर्म कुछ ऐसा एसोसिएशन है नहीं, तो ऐसे केस में इस ट्रांजेक्शन को बोलेंगे करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो इसमें चैप्टर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है या कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है। देखने में तो वहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है अकाउंट इनकम टैक्स और अपने अकाउंट के हिसाब से, लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, हम फेमा में इसको करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन मानेंगे। नाउ एग्जांपल 4, एन इंडियन रेजिडेंट import machinery from a vendor in UK for installing in his factory on a credit period of 3 months, 3 महीने के क्रेडिट पीरियड पे यूके के वेंडर से एक मशीनरी मंगवा रहे हैं इंडिया में, इंडियन इंपोर्टर है और वो उसे इंस्टॉल कराना चाहता है ना। अकाउंट्स और इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से फॉर द क्रेडिट ऑफ 3 months देर इज अ लाइबिलिटी ऑफ द इंडियन इंपोर्टर टू द यूके वेंडर, भाई लाइबिलिटी है, उसको 3 महीने के अंदर पैसे देने हैं यूके वेंडर को। टेक्निकली अंडर फेमा ऑल्सो, फेमा में भी इसे लाइबिलिटी ले लिया, इट इज ए लाइबिलिटी आउटसाइड इंडिया, लाइबिलिटी आउटसाइड इंडिया क्योंकि जिसको पैसे देने वो बाहर है। हाउएवर अंडर डेफिनेशन ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, अगर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन देखें, शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस आर कंसिडर्ड एज अ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी है 3 महीने 5 महीने जो भी शॉर्ट टर्म है, बैंकिंग भी शॉर्ट टर्म कोई क्रेडिट दे देता है तो उसे हम करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में ट्रीट करते हैं फेवा में। हैंस इंपोर्ट ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट टर्म्स इज करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, जो इंपोर्ट मशीनरी कर रहे हैं क्रेडिट टर्म्स में कर रहे हैं उसे हम करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन मानेंगे। एग्जाम्पल 5, a person resident in India transfers $1,000 to his NRI brother in New York as gift। एक पर्सन जो रेजिडेंट इन इंडिया है वो $1,000 अपने NRI ब्रदर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं न्यूयॉर्क में एज ए गिफ्ट, ठीक है। द फंड आर सेंट फ्रॉम द RBI
PRRI इंडियन बैंक अकाउंट, द फंड ट्रांसफर हुआ PRRI इंडियन बैंक अकाउंट टू द NRI ब्रदर्स बैंक अकाउंट इन न्यूयॉर्क के उनके अकाउंट में भेज दिया। अंडर अकाउंट्स एंड इनकम टैक्स लॉ गिफ्ट इज अ कैपिटल रिसिप्ट, गिफ्ट क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है इनकम टैक्स और अकाउंट के हिसाब से। हाउएवर अंडर फेमा वंस द गिफ्ट इज एक्सेप्टेड बाय द NRI ने एक बार गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया, नो वन ओन्स और ओज एनीथिंग टू एनी मोर इन इंडिया और यूएस, उसके बाद तो कोई गिफ्ट तो गिफ्ट है, उसके बाद क्या किसी से कोई लेना देना थोड़ी ना रह जाता है, द ट्रांजेक्शन ही ओवर ना, उसको बाद में रिकवर करना है ना उसको बाद में किसी को देना है, तो ये ट्रांजेक्शन खत्म। इसलिए बोलते हैं इट इज अ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू फेमा। फेमा में इसे क्या बोलेंगे? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो दोस्तों ये चैप्टर फिनिश हो गया है, हमने एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस कर लिए इस चैप्टर के, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के MCQ और जो टेस्ट ऑफ नॉलेज में जो डिस्ट्रक्टिव क्वेश्चंस हैं उससे भी डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।